Hello friends, welcome to my YouTube channel JJ's EduTech. Today's our topic is inverse trigonometric functions. देखिए हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है फंक्शंस के बारे में बहुत कुछ. हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स जब भी पॉसिबल है जब वो फंक्शन 1 और ऑन टू को सेटिस्फाई करता हो. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ़ंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है. और हमने ये भी पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे उनका इन्वर्स पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि वो 1 और ऑन टू को शो नहीं कर पाते थे उनके नेचुरल डोमेन्स और रेंज के अंदर में. सो बिफोर गोइंग टू द डेप्थ ऑफ द इन्वर्स, हाउ टू अचीव इन्वर्सेस इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उससे पहले हमें 1 एंड ऑन टू के बारे में कुछ नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है. तो लेट अस डिस्कस 1 एंड ऑन टू. होते क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं एक बार. देखिए तो दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस करते हैं. मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स लिख रहा हूँ 1 2 3 4. ये मेरा ए है, ये मेरा बी है. यहाँ पर मैंने लिखा 6 7 8 एंड 9. एलिमेंट जो बी के अंदर में है उसकी इमेज आपको ए में मिल गई. एलिमेंट बी में जो है उसकी इमेज आपको इसमें मिल गई, ए में मिल गई. इसकी भी इमेज आपको इसमें मिल गई, इसकी भी इमेज आपको मिल गई. तो सर ये 1 हुआ कैसे? तो 1 इसलिए हुआ क्योंकि हर एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ एक ही रिलेशन है, नॉट मोर देन 1. If this condition is satisfied, we can say that 1-to-1 relation do exist. इस 1 का सिर्फ 6 के साथ रिलेशन है, इस 2 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ, 4 का 9 के साथ में. अब इन केस मान लीजिए ये 1 कब नहीं होता, उस केस के अंदर में क्या होने वाला था कि यदि मान लीजिए मैंने आपसे ऐसा बोला कि इसका रिलेशन इसके साथ में है, ये एलिमेंट का भी रिलेशन इसके साथ में है और एक ये एलिमेंट यहाँ पर रह गया, तो ये अब 1 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर बी के अंदर में देखा जाए तो 7 की जो इमेज है वो ए के 2 एलिमेंट्स के साथ में मैच कर रही है. तो ये 1 फंक्शन नहीं होगा. ठीक है, तो 1 के लिए हर एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ में एक ही रिलेशन हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए. जैसा मैं आपसे बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है x+1. यहाँ पर अगर मैं x की जगह पे 0 रखता हूँ तो मुझे 1 मिलेगा. इधर में अगर मैं 1 रखूँगा तो इधर 2 मिलेगा. इधर में 3 रखूँगा तो इधर मुझे कितना मिलने वाला? 4. इसका मतलब 0 का रिलेशन इसके साथ में है, 1 का रिलेशन इसके साथ में है. इट मीन्स एलिमेंट ऑफ द 1 इज हैविंग अ रिलेशन विद 0, एलिमेंट ऑफ 2 इज हैविंग अ रिलेशन विद 1 एंड 4 इज हैविंग, इसको बोलते हैं 1 रिलेशनशिप. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग. यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं अब ऑन टू रिलेशन की क्या होती है, ऑन टू, व्हाट इज़ द ऑन टू रिलेशनशिप. ओके, तो ऑन टू रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग. अभी हम लोग अगर ऑन टू रिलेशनशिप की बात करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 एलिमेंट ऑफ द बी जो है मान लीजिए 6, इसकी इमेज आपको इसके साथ मिल जाएगी. ठीक है, इसकी इमेज भी आपको इसके साथ मिल रही है, इसकी इमेज इसके साथ मिल रही है. अब ये ऑन टू फंक्शन कंसिडर किया जाता है. अब ऑन टू फंक्शन क्यों कंसिडर किया जाता है यहाँ पर? क्योंकि एलिमेंट जो बी के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स है, 6 है 7 8, दे ऑल आर हैविंग इमेज इन द ए विथ ऑल द एलिमेंट्स. जितने भी 6 के, जितने भी बी के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स है 6 7 8, उन सब की इमेज आपको ए में मिल रही है यहाँ पर. इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं. अभी ऑन टू किस कंडीशन में नहीं होता है वो हम देख लेते हैं. मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 9. अब 9 का इमेज हमको ए में यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं कंसिडर किया जाएगा. हर एक एलिमेंट का इमेज आपको ए में अगर मिल जाता है, डजंट मैटर कि एक से अधिक मिल रहा है या उस जो भी मिल रहा हो, एक मिल रहा हो, एक से अधिक मिल रहा हो, वो डजंट मैटर, बट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द बी शुड हैव द इमेज विद द एलिमेंट्स ऑफ द ए. देन ड्यूरिंग दैट कंडीशन ओनली वी कैन से दैट इट सेटिस्फाई द ऑन टू कंडीशन. तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन रहेगा, ये हमारा सेटिस्फाई हो जाता है
ठीक है, तो ये हमारा ऑन टू हो गया। अब हम लोग बात करते हैं वन वन एंड ऑन टू को जब हम लोग कंबाइन करेंगे, जो कि हमारे लिए सबसे मेजर इंपॉर्टेंट केस है, तो वो हम लोग देखते हैं उसका एग्जांपल हम लोग कैसे क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा वन वन एंड ऑन टू, इन दोनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमको क्या रिलेशन मिलने वाला है वो हम लोग ज़रा कंसिडर कर लेते हैं एक ही बात में। तो सबसे पहला केस है दोस्तों कि यहाँ पर वन वन होना ज़रूरी है। ABCD 4 5 6 एंड 7, ए का रिलेशन इसके साथ में, बी का रिलेशन इसके साथ में, सी का रिलेशन इसके साथ में, डी का रिलेशन इसके साथ में। इसका मतलब ये वन वन एंड ऑन टू कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? ए का बी, जो आपको जितना भी जो बी के अंदर में जितना भी आपको इमेज मिलेगा एलिमेंट का, वो आपको ए के साथ मिल रहा है, इसका इसके साथ मिल रहा है, इसका इसके साथ मिल रहा है, मतलब वन वन तो सेटिस्फाई हो गया। सेकंड थिंग, ऑल द एलिमेंट्स आर हैविंग इमेज टू द ए, जितने भी एलिमेंट्स बी के अंदर में आपको मिल रहे हैं उन सब की इमेज आपको ए में यहाँ पर मिल रही है। तो हम लोग ये बोल पाएंगे कि ये वन वन एंड ऑन टू कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब वन वन एंड ऑन टू कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करने वाला कैसा नज़र आएगा हमें, तो मान लीजिए वो भी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर लिखा 4 5 6 एंड 8, यहाँ पर लिखा ABC, इसका एलिमेंट ऑफ बी इज़ हैविंग इमेज विद द ए, element of B is having image in the A, element of B is again having the image in the A, but the thing is that कि यहाँ पर वन वन रिलेशन तो हमारा मिल रहा है, that is the satisfied। यहाँ पर वन वन तो सेटिस्फाई हो रहा है, it is satisfied, but the problem is that कि यहाँ पर ऑन टू कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट का इमेज आपको A के अंदर में नहीं मिल पा रहा है। तो ये आपका वन वन तो होगा लेकिन ऑन टू कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी फेल हो जाती है। इसका मतलब किसी भी फंक्शन का अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। क्या कंडीशन है फिर बता देता हूँ, हर एक एलिमेंट जो बी का है उसका इमेज ए में होना चाहिए, ठीक है, और एक ही के साथ उसका रिलेशन मिलना चाहिए आपको, तो हम लोग कंसिडर कर पाएंगे इसको। इज इट फाइन? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं। अब कैसे हम लोग पता लगाए कि जैसे हम लोग एक बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेट्स, जब हम लोग कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, जब कोऑर्डिनेट्स का कंडीशन आता है तो वहाँ पर फंक्शन वो है कि नहीं और वन वन कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं, वो कैसे पता लगाया जाए। तो अगर आपने यहाँ पर एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बोला जाता है, जिसको हम लोग देखते हैं वो क्या होता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है वो फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। और इधर में आता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, वन वन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। चलिए देखते हैं हम लोग जरा एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया, अब मेरे को इस पर चेक करना है कि वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। तो मैं एक सीधा सा करता हूँ वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट जैसे ही मैं करता हूँ, यहाँ पर मेरे को एक यहाँ पर पॉइंट मिलता है और एक यहाँ पर पॉइंट मिलता है, ये टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। वाई? बिकॉज व्हेन दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस कोऑर्डिनेट इट इज़ इंटरसेक्टिंग विद दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, और कंडीशन ऐसा बोलती है कि सिर्फ एक ही पॉइंट के साथ में अगर इंटरसेक्ट करता है तो वो फंक्शन कंसिडर किया जाता है, नहीं तो वो कंसिडर नहीं किया जाता है। सिमिलरली अब ये वन वन है कि नहीं है, तो मैं बात करता हूँ ये वन वन फंक्शन है कि नहीं है। इस कंडीशन का अगर हमको वन वन रिलेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन, जब मैंने यहाँ पर देखा तो यस इट इज़ सेटिस्फाइंग द वन वन कंडीशन, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग बोल सकेंगे कि वन वन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। और कौन सा ऐसा सिस्टम है जो इसको कम्प्लीटली सेटिस्फाई करता है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास में कर्व आया है यहाँ पर, ये लीजिए ये कर्व है मेरे पास में, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर देना है। हॉरिजॉन्टल लाइन ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये वन वन फंक्शन एग्जिस्ट होता है इसके अंदर में। अब मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट किया, यहाँ पर भी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व के, इसका मतलब ये फंक्शन भी है और ये वन वन फंक्शन को सेटिस्फाई भी करता है, वन वन कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है और ये फंक्शन भी है। तो ऐसे हम लोग देखा जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम और ग्राफ्स के अंदर में कि हम लोग वन वन और फंक्शन को कैसे
जज कर पाते। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, साइन, कॉस, टैन, वहाँ पर हम लोग ये टेस्ट जरूर करके चेक करेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता। ओके, तो चलिए आते हैं एक एग्जाम्पल के ऊपर में। सबसे पहला हम लोग एक सिंपल सा साइन फंक्शन लेते हैं। मैं ग्राफ बनाता हूँ साइन फंक्शन का। कुछ इस तरह सा बनता है ग्राफ। ये हमारा होता है पाई, ये हमारा होता है 2 पाई, ये आता है हमारा 0, ये हमारा होता है 3 पाई। यहाँ से हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं π/2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ की बात करेंगे तो इसको भी हम लोग बोलते हैं π/2। ये हमारी होती है x एक्सिस, ये हमारी होती है y एक्सिस। इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं रेंज की फॉर्म में। सॉरी, यहाँ पर हम लोग आए -π और -2 पाई। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या ये 1-1 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? तो देखते हैं, चलिए। ये हमारा +1 और ये हमारा -1, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड नॉर्मल भाषा में, या फिर हम लोग सिंपल इसमें रेंज की फॉर्म में बात कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 से नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखा तो मुझे ऐसा पता पड़ा कि मान लीजिए ये पॉइंट मेरा 0.7 है। यहाँ 0.7 पे मुझे ये भी मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर भी मिल रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर भी मिल रहा है। मतलब एक ही वैल्यू पे इतने सारे मेरे को एलिमेंट्स अगर मिल जाते हैं, इतनी सारी वैल्यूज़ मेरे को मिल जाती है, तो 101% ये 1-1 कंडीशन को सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है। 1-1 कंडीशन को सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि मैं इसका इन्वर्स भी नहीं ले पाऊँगा यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जिससे मैं इसका इन्वर्स निकाल पाऊँ? तो मैं एक आपको बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बता देता हूँ। इसका इन्वर्स अगर मुझे निकालना है तो मैंने क्या कर देना है, यहाँ पर ये पॉइंट और यहाँ पर ये पॉइंट, इतना सा हाफ इसका कंसिडर कर लेता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। तो मैं दोस्तों यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर उस ग्राफ को देखकर सिर्फ इतना सा नॉर्मल सी बात इतनी बोलने वाला हूँ आपसे कि ये जब भी पॉसिबल हो पाएगा कि जब मैंने क्या करना है, यहाँ पर +1 लिख देना है, यहाँ पर यहाँ -1 लिख देना है, और यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक का ही ग्राफ अगर मैं कंसिडर करूँ तो मेरा सब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। मेरा 1-1 भी हो जाएगा और ये मेरा फंक्शन भी कंसिडर हो जाएगा, और जिसकी वजह से मैं इन्वर्स भी निकाल पाऊँगा। तो वो मैं कैसे निकाल पाऊँगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर मुझे मिल रहा है π/2, यहाँ पर भी मुझे मिल रहा है π/2 माइनस का। अब मैं यहाँ पर अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करूँ तो मुझे जब मैं लाइन पास हो रही है तो मुझको एक पॉइंट मिल रहा है, मतलब एक यूनिक वैल्यू मिल रही है मुझे। जब मैं वर्टिकल लाइन को पास करता हूँ यहाँ पर मान लीजिए, तो ये मेरा फंक्शन बन रहा है क्योंकि एक यूनिक पॉइंट पर टच हो रही है ये लाइन मेरी। तो इसका मतलब मैं वर्टिकल लाइन कहीं पर भी ड्रॉ करूँ, मेरे को एक ही पॉइंट मिलना चाहिए, एक ही पॉइंट से इंटरसेक्शन होना चाहिए। अब जैसे मैं एक साइन का आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि जैसे अब हम लोग साइन का, जैसे हम लोग ने पिछले, हमको ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वी हैव कंसिडर दिस ओनली दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। सी इट इज़ नोन एज द प्रिंसिपल ब्रांच, इसको बोला जाता है, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इसलिए हमने सिर्फ -π से लेकर सिर्फ -π/2 से लेकर सिर्फ +π/2 तक का हाफ ही कंसिडर करा। अगर हम चाहें तो आगे के हाफ्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, बट इट इज़ अ प्रिंसिपल ब्रांच। हम लोग हर जगह यही इस्तेमाल करने वाले हैं, इट इज़ द यूनिक एंड जनरलाइज कंसेप्ट, इसलिए मैंने यहाँ पर यही लिखा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं साइन फंक्शन का आपको रिलेशन शो करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 0। ठीक है, साइन के अंदर में अगर हम लोग यहाँ पर 0 डालते तो कितना मिलता है, 0 ही मिलेगा। अगर मैं साइन π/2 डालता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ π/2, तो कितना मिलेगा मुझे, 1 ही मिलेगा। अगर मैं पाई डालूँगा तो फिर भी मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पर 0 ही मिलेगा।
ठीक है। मैं उसके बाद में आगे 2 पाई भी डालता हूँ तब भी मुझे 0 ही मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर इस पॉइंट का रिलेशन इसके साथ भी आ रहा है, इस पॉइंट का रिलेशन इसके साथ भी आ रहा है, इस पॉइंट का रिलेशन इसके साथ भी आ रहा है और इसका सिर्फ इसके साथ ही आ रहा है। इसका मतलब ये तो किसी भी हाल में आपका 1-1 फंक्शन तो नहीं हो सकता है, 1-1 फंक्शन तो ये आपका नहीं हो सकता है। सो यू कांट से दैट इट इज़ इक्वल्स टू 1-1 फंक्शन। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो नहीं रही है। अब हम लोग ने क्या किया, जब हम लोग ने एक सेलेक्टिव पार्ट कंसीडर किया इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच, चलिए उसमें देखते हैं कि उसमें हमें क्या मिल रहा है। अब मैं सिर्फ इसका बता रहा हूँ, ये मेरा नॉर्मल साइन फंक्शन का था जिसके अंदर मैं हमने इस तरह से कंसिडर किया था। अब मैं यहाँ पर सिर्फ इतने से पार्ट का ही कंसिडरेशन करता हूँ, तो देखिए क्या मिलता है हमें। सबसे पहला पार्ट अगर हम लोग लेते हैं वो क्या है, -π/2। -π/2 पे कितना मिलेगा हमें, -1 मिलेगा। 0 पे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। π/2 पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो देखिए इसका रिलेशन इसके साथ एग्जिस्ट करता है, इसका इसके साथ में करता है, तो ये 1-1 एंड ऑन 2 हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो बी के अंदर में है उसकी इमेज हमको ए में मिल गई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और हर एक एलिमेंट कंज्यूम भी हो गया, हर एक एलिमेंट का इमेज भी मिल गया। और एक वैल्यू का सिर्फ एक डोमेन का सिर्फ एक ही के साथ रिलेशन है, जिसको हम लोग डोमेन भी बोलते हैं यहाँ पर, उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। ये डोमेन है और ये रेंज है हमारी। तो हर वैल्यू की डोमेन को जब भी हम लोग वैल्यू को अप्लाई करते हैं या पुट करते हैं तो हमें एक यूनिक वैल्यू मिलती है उसकी। जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला था कि f(x) = x+2, मैं 0 पे डालूंगा तो मुझे 2 ही मिलेगा। एक 0 का 2 के साथ रिलेशन, एक यूनिक वैल्यू मेरे को मिलेगी। ऐसा नहीं कि मैं अगर दूसरी बार 0 डालूँ 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, ऐसा नहीं। एक यूनिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी हमारा डोमेन जो होता है वो किसी काम का होता है, नहीं तो डोमेन हमारा किसी काम का नहीं होता अगर वो इफेक्टिव वैल्यू आपको नहीं जनरेट कर पाए तो। अगर मेरे किसी डोमेन के ऊपर में इन केस अगर मान लीजिए मान लीजिए कि मैंने किसी वैल्यू को पुट किया है यहाँ पर, मान लीजिए 0, और यहाँ पर मुझे मिल रहा है इनफाइनाइट, तो ये मेरा डोमेन है, ये मेरा रेंज है। ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि 0 के ऊपर में कुछ फाइनाइट वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए। मान लीजिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे 0 मैंने अप्लाई किया, जैसे मान लीजिए 10 की बात करता हूँ मैं। यहाँ पर आपने जैसा कि देखा होगा, यहाँ पर हम लोग जब tan 90 की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, sin 90 आता है अपन cos 90 आता है, सिंपल सी वे में। तो यहाँ पर हमें 1/0 मिलेगा, दैट इज़ इनफाइनाइट। क्या आपको लगता है कि π/2 के ऊपर में इनफाइनाइट जो हमको मिल रहा है कोई वैल्यू होती है इस प्रकार की? नहीं होती है। तो इसका मतलब ये रिलेशन तो हम लोग कंसिडर, मतलब ये तो हम लोग के लिए रेस्ट्रिक्शन हो गया है कि इस पर तो कभी लाई करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो हमको इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा, दूसरा कोई यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगा। तो हर डोमेन के लिए यूनिक वैल्यू मिलना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चले आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे कुछ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ रिलेशन शो करना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पर डिनोट करके रखे हुए हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले से जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये डोमेन्स एंड रेंज है बेसिकली, जो कि आपने बहुत इफेक्टिवली क्लास 11th के अंदर में पढ़ी थी कि जब हम लोग साइन की बात करते हैं तो डोमेन है यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, डोमेन लिखा हुआ है। ये देखिए इसके ऊपर में मुझे रेंज ही मिल रही है, -1 to 1 मिल रही है। कॉस की बात करूँगा तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, -1 पे 1 मिल रहा है। जब मैंने यहाँ पर 10 की बात करी तो मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है। तो देखिए, और जब मैंने कॉट की बात करी तो देखिए ये कंडीशंस क्या हैं आखिर, ये सब डोमेन्स हैं। आप 10 के अंदर में ये वैल्यू पुट कर रहे हो, उस पर आपको ये वैल्यू मिल रही है। सी आर इज़ डिनोटिंग हियर द रियल नंबर्स, ठीक है। ये सब कंडीशंस हम लोग एक कंडीशन को रीड करते हैं, फिर उसके बाद में आगे का कंडीशन कंसिडर करते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या होता है, वो हमें जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए देखते हैं आगे हम लोग आकर। जैसे सबसे पहले मैं एक साइन का आपको लेना चाहता हूँ। जब मैं साइन का ग्राफ बनाता हूँ ज़ीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, here it is -π, here it is -2 पाई, here it is +1 and here it is -1। इसका मतलब ये हुआ, वो कंडीशन जो हमने पीछे भी नोटिस करी थी उसके अंदर में ऐसा लिखा हुआ था
आपकी रेंज जो है आपकी, और ये आपकी होगी डोमेन -1 से, सॉरी ये आपकी होगी डोमेन और ये आपकी होगी यहाँ पर रेंज। आप कुछ भी वैल्यू पुट करो साइन के अंदर में, आपको 0 पे कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। आपको अगर π/2 पे डालोगे तो कितना मिलने वाला है, आपको 1 मिलने वाला है। अगर आप -π/2 पे डालोगे तो कितना मिलने वाला है, आपको -1 मिलने वाला है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप किसी भी एक्सिस पर जाओगे, आप 2π डालोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, ये एक्सिस पे कितना मिलने वाला है, 2π के ऊपर में आपको ऑब्वियसली सॉरी 2π में आपको कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना मिल रहा है, यहाँ पर अगर हमको π/2 मिल रहा है, यहाँ पर कितना मिलेगा, 3π/2 मिलेगा। पाई की जगह 3π/2 तो यहाँ पर आपको -1 मिलने वाला है। इसका मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेंज आपकी +1 ही रहने वाली है और आपकी -1 रहने वाली। हाँ, यहाँ पर जरूर है, यहाँ पर कितने भी रियल नंबर्स आप डाल सकते हो। सी हम लोग यहाँ पर रेडियंस को कंसिडर कर रहे हैं, वी आर राइटिंग ओवर हियर पाई की वैल्यू डाल रहे हैं, π/2 डाल रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग ओनली द रेडियंस, दे कैन बी अ रियल नंबर। तो पाई डालो, 2π डालो, 3π डालो, कितनी भी वैल्यू डालोगे आपको रेंज -1 से लेकर 1 तक ही मिलेगी, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगी। इसलिए हमने ऐसा बोला था कि डोमेन के आप कुछ भी रियल नंबर डालो, यू विल 100% गेट दिस वैल्यू। ओके, ठीक है। सिमिलरली हम लोग अब टेंजेंट फंक्शन को कंसिडर करते थे कि यहाँ पर हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि टेंजेंट फंक्शन के अंदर में जो रेंज और डोमेन है कैसे डिसाइड की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं टेंजेंट फंक्शन की ओर। नाउ टेंजेंट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पर टेंजेंट फंक्शन है हमारा। So that is r minus π/2 इज आवर r। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पर रेंज रहनी है और कैसे हम लोग डोमेन को कंसिडर कर पाएंगे यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं इसको एकदम थोड़ा सा डीपली करके। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ यहाँ पर 2n + 1 π/2 and n belongs to 2। मान लीजिए मेरा यहाँ पर n का वैल्यू 0 मैंने पुट कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, π/2। जब मैं 10 π/2 को पुट करता हूँ तो आपने मालूम है कि यहाँ पर मुझे इन्फाइनेट मिल जाना होता है, यहाँ मुझे इन्फाइनेट मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि x π/2 पर मुझे कितना मिल रहा है, इन्फाइनेट। क्या इन्फाइनेट नाम की कोई वैल्यू होती है, इसे हम कंसिडर तो नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो फिक्स हो गई है कि जितने भी π/2 के मल्टीपल्स है उसको तो आपको कभी भी कंसिडर नहीं कर पाओगे। यहाँ पर π/2 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उसको आप लोग यहाँ पर कंसिडर नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस पर आपको कोई भी यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही है, एंड दैट इज़ इन्फाइनेट, और जो कि कोई वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, एक तरीके का रेस्ट्रिक्शन हो चुका है कि यहाँ पर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई, यहाँ पर हमारा 1 1 एंड ऑन 2 तरह का कंडीशन जो होगा वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। सो इट मीन्स दैट द tan फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड फॉर द मल्टीपल्स ऑफ π/2। लेकिन कौन से मल्टीपल्स, ऑड मल्टीपल्स, जितने भी जो हमारे ऑड मल्टीपल्स होंगे वहाँ पर हम लोग ये कंसिडर नहीं करने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि आप, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग π/2 एक्सिस की, अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर -π/2 होता है, π/2 होता है। इसका मतलब एक हम लोग π/2 से लेकर ये रेस्ट्रिक्शन कंसिडर कर लें। अगर हम लोग ये इन दोनों को छोड़कर आप इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू कंसिडर करेंगे उस पर आपको 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन मिल जाएगा, पर आपका रेस्ट्रिक्शन किस पे लागू होगा, -π/2 से लेकर π/2
2 पर, और जिनके ऑड मल्टीपल्स जैसे कि -3π/2 की बात करें लेकिन 3π/2 तक, तो यहाँ पर आप अगर आप रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करके रखेंगे तो आपको ये वैल्यू जो होगी आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से हम लोग कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करके रख सकते हैं। जैसा कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसको आप डिलीट कर दें, और जैसा कि हम लोग ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं एक बार, कि जैसा कि आपने कर्व पढ़ा होगा, यहाँ पर आपको एसिम्पटोट मिलता है और आपने देखा होगा कि आपका कुछ टेंजेंट का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। इफ़ यू हैव नोटिस, तो आपका टेंजेंट का ग्राफ किस तरह का होता है, वो इस तरीके का कुछ होता है। ये आपका टेंजेंट का ग्राफ होता है। इज इट क्लियर एकदम? ये टेंजेंट का ग्राफ रहता है हमारा, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये π/2 पे हमको एसिम्पटोट मिल जाता है, ये हमारा 0 हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर -π/2 आ गया। इसका मतलब कि ये कंडीशन और ये कंडीशन, आपने क्या करना है, ये इसको मार कर दी, जिसको मार कर दी, इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू डालेंगे आपको 1 एंड ऑन टू रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन इस पर रेस्ट्रिक्शन रहने वाला है। उसी प्रकार से हम लोग आगे की तरफ भी देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये ग्राफ वापस हमको किस पे मिलेगा, पाई पे मिलेगा। ये ग्राफ हमको वापस से किस पे मिलेगा, 2π पे मिल जाना है। ठीक है, इसके बीच का जो रिलेशन रह जाना है हमारा वो कौन सा है, 3π/2 का है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप π/2 से लेकर 3π/2 तक के इंटरवल को भी कंसिडर करेंगे तो ये हमारी रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन कहलाएगी। इनके बीच में आप कोई भी वैल्यू कंसिडर ले लें, आपका 1 एंड ऑन टू फंक्शन मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों को आपको रेस्ट्रिक्शन में डालना पड़ेगा। इज इट क्लियर आपको, क्लियरली एकदम से, कि क्या कंडीशंस रहने वाली होती है? इसलिए हम लोग बात करते हैं हमेशा वहाँ पर। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में जो बताया था वो यही होता है कि आपने ऑड मल्टीपल्स ऑफ द π/2 को कंसिडर नहीं करना है। रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ को आप उसके इंटरवल के उसके बीच में कोई भी वैल्यू अप्लाई करोगे, आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा केस यहाँ पर ये होता है कि ये तो हमारी बात होगी, देखिए डोमेन की, ये तो बात हमारी होगी डोमेन की। और रियल नंबर्स हमको ऑब्वियसली रियल नंबर्स हमें कुछ भी मिलने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, नाउ अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहता है 10 के बारे में हमने समझ लिया पूरा कंसेप्ट का। तो हमने क्या करना है, r से उसको माइनस कर देना है। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं हम लोग, एक और कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। जैसा हम लोग बात करते हैं अभी साइन की, कॉसिक फंक्शन की, कॉसिक फंक्शन की बात करते हैं यहाँ पर, कॉसिक एक्स। चलिए, कॉसिक एक्स आपने सभी को मालूम है कि कॉसिक एक्स की बात करेंगे तो कितना होता है, 1/sin x माना जाता है। इसका मतलब साइन की जब हमने कंडीशन पढ़ी थी तो उसने ऐसा बोला था कि आप की जो वैल्यू होगी, आप कुछ भी आप रियल नंबर डालें, अप्लाई करें यहाँ पर, आप कुछ भी रियल नंबर अप्लाई करें, मतलब कुछ भी डोमेन डालें, आपने -1,1 तक की वैल्यू मिल जानी है। ठीक है, हमारी यहाँ की कंडीशन क्या थी वो भी हम लोग देख लेते हैं कॉसिक फंक्शन की। यहाँ पर हमने ऐसा लिखा हुआ था, कॉसिक इज़ बेसिकली द सेट ऑफ दिस बिलोंग्स टू R एंड x जो है, अब मैं आपको एकदम इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जो मैंने नोटेशन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या रहना है। देखिए, सेक की बात थी तो हमारी कंडीशन थी कि R - x, सॉरी कॉसेक की बात कर रहे हैं हम लोग, इज इक्वल्स टू n π, n बिलोंग्स टू z, R - 1,1। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइन, यदि यहाँ पर साइन की वैल्यू अगर 0 होती है तो हमें क्या मिलता है, 1/0। इसका मतलब ये क्या होगी, इनफाइनाइट वैल्यू। इसका मतलब मुझे मिल रही है 0 पर इनफाइनाइट वैल्यू। क्या ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है कभी कि मुझे 0 पे कोई ना कोई अगर वैल्यू मिले तो मुझे एक अप्रोप्रिएट वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई यहाँ पर नहीं हो जानी है। ठीक है, तो मैंने क्या कर देना है यहाँ पर, इसका मतलब मेरा हो जाना है रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर। तो अभी हम लोग देखते हैं इसके आगे कंसिडर क्या करने वाले हैं।
इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पर कॉसेक इज इक्वल्स टू लिख देता हूँ, मान लीजिए 0 लिखा था, यहाँ पर मैंने साइन पाई लिखा, इस पर भी तो 0 ही मिलता था, यहाँ पर वापस इन्फाइनेट हो गया। अगर मैं यहाँ पर 1/sin 2 लिखता हूँ तब भी मेरा क्या हो जाना, इन्फाइनेट हो जाना। इसका मतलब हर एक पाई की वैल्यू पर, मतलब पाई के मल्टीपल्स के ऊपर में मुझे कितना मिल रहा है, वैल्यू 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा रेस्ट्रिक्शन ये हो गया कि मुझे इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पर मेरा रिजल्ट जो आ रहा है वो इन्फाइनेट आ रहा है। इसका मतलब रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन है दैट x कैन नेवर बी इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ये मेरा यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन बच जाता है। इसका मतलब कि मेरा जो वैल्यू मिलेगा वो मुझे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और y लेस देन इक्वल्स टू -1, ये मेरा रेंज हो गया। इसका मतलब कि मेरा जो आंसर होना है वो ये मेरे को हमें यहाँ पर मिल जाना है, रेंज मिल जाना। अब मैं आपने बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने r से इसको माइनस क्यों करने को लिखा है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। मान लीजिए यहाँ पर मेरा कॉसेक है, यहाँ पर मेरी रेंज मैंने दी है -1,1 लिखा है, ठीक है। अब एक बात को सिंपल से समझिएगा, -1 से लेकर 1 तक का इंटरवल होता है साइन का, इसलिए मैंने साइन की जगह पे ये इंटरवल लिख दिया है यहाँ पर। दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ रेंज। -1 से लेकर 1 के बीच में मान लीजिए कोई भी मेरी वैल्यू आ जाती है। मान लीजिए अगर 0.1 भी अगर मैंने कंसिडर कर लिया है, इसका मतलब अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 10 हो जाएगा। क्या कॉसेक की वैल्यू कभी 10 हो सकती है? ये तो रेस्ट्रिक्शन है हमारे लिए, ये हमारी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपके इंटरवल से बड़ी आ रही है ना। तो हमें किस में इसको कंसिडर करना, -1 से लेकर 1 के बीच में। तो ड्यूरिंग दैट केस व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग ने क्या कर दिया, r से इसको क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया है। अब मैं आपको डोमेन का थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करके समझाता हूँ डोमेन के केस को। यहाँ पर अगर हम लोग कॉसेक फंक्शन के केस में डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अगर -π/2 से लेकर π/2 यहाँ पर हमने लिखा है 0, जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल है पाई के उसके ऊपर हमको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो इफ़ वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ दिस -π/2 टू π/2 -0 मैंने ये लिखा, तो ये मेरा एक रेस्ट्रिक्शन है। अगर मैं इसको कंसिडर करूँगा तो मेरी रेंज की वैल्यू आएगी ये वाली वैल्यू -1,1। ये दो की मेरा ओपन इंटरवल है, यहाँ पर मैंने लिखा है ओपन इंटरवल, इट इज़ नॉट एज क्लोज इंटरवल। इसका मतलब -1 से लेकर 1 तक के बीच की वैल्यू, उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसके बीच की वैल्यू अगर मेरी होगी तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंसिडर करता हूँ तो इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू होगी वो मैं कंसिडर कर पाऊँगा, ठीक है। सिमिलरली कॉसेक फंक्शन को हम लोग और कई इंटरवल्स पे भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे ज़रा, यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिखा -3π/2 से लेकर -π/2 तक, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा पाई। ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैं -3π/2 को अगर मैं -π भी करता हूँ तो मेरा कितना आता है, 2π - 5π/2। इस पे भी मेरे को रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं -π/2 से लेकर अगर मैं -π पर आता हूँ तो इधर में मेरे को कितना मिलेगा, -3π। इधर भी मेरे को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, मतलब ये और ये तो मैं कंसिडर नहीं कर पाऊँ, इनके बीच का वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। जैसा मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है π/2, इन दोनों के बीच का वैल्यू लिखा है, मान लीजिए -3π/2 है, ये है। इन दोनों की कोई भी एक बीच का वैल्यू हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, मान लीजिए -π/4, ठीक है, -π/4। अब मैं अगर -π/4 को इससे करता हूँ तो मेरे को कितना मिलने वाला है यहाँ पर, -π - 4π/4, दैट इज़ -5π/4। एक काम करते हैं, कॉसेक पे चेक करते हैं -π/4 की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है, कॉसेक एक्स के ऊपर में। तो हम लोग कैसे चेक करने वाले हैं, साइन -5π/4, क्या इस पर हमको कोई वैल्यू मिलती है इंस्टेड ऑफ हमको उसके ऊपर में। तो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पर पाई लिखा है 45 डिग्री, ओके। तो 45 × 5 अगर आप करके देखेंगे तो कितना होगा, तो करने वाले तो हमको कितना मिलने वाला है, √2 मिल जाने वाला है, ठीक है, √2 मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पर माइनस का साइन था तो हम लोगों ने क्या कर देना, +√2 हमें मिलेगा। तो इसका मतलब हमारा अगर हम लोग 5π/4 पे अगर वैल्यू ले रहे थे तो हम लोगों को +2 मिल रहा था। का मतलब कि कंडीशन हमारा रेस्ट्रिक्शन जो है वो दैट इज़ करेक्ट थिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है। इसी प्रकार से हमारे पास में एक कंडीशन अभी और बाकी है। हम लोग दूसरे केस के लिए भी चलते हैं आगे, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं सेक के लिए। नाउ सेक इज़ व्हाट, सेक की बात करते हैं। सेक जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्स ऑफ कॉज एक्स होता है।
अच्छा, जब हम लोग cos x की वैल्यू को कंसिडर कर रहे थे तो यहाँ पर कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, यहाँ पर कितना आ रहा था, पाई। इसका मतलब 0 से लेकर पाई तक के बीच में आपने कितना मिल जाना है, -1 से लेकर आपने 0 से लेकर पाई, यहाँ पर सॉरी पाई/2, और यहाँ पर आपका मिल जाना है पाई। तो इसका मतलब वहाँ पर भी इंटरवल कितना मिलना है आपने, 0 से लेकर पाई, आपने डोमेन डाल देना है 0 से लेकर पाई, और वैल्यू मिलेगी -1 से लेकर +1 तक की आपको, ठीक है। यहाँ पर +1 देखिएगा, तो यहाँ पर आपने क्या मिल जाना -1। तो ये हमारा क्या था, वहाँ का डोमेन था, और ये हमारा क्या था, यहाँ पर रेंज था, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पर भी सेम टू सेम लिमिट है। जब हमने इसका कंसिडर किया था सेक का केस, तो सेक के केस में भी क्या हो रहा था, हम लोग डोमेन की बात कर रहे हैं सेक के अंदर में, डोमेन की बात करें, डोमेन इसका मतलब x is to x is equals to 2n+1 that is π/2 n belongs to this प्लीज़। और रेंज इसकी आपको मिलने वाली है, रेंज अगर हम इसकी रेंज की बात करने वाले हैं तो यहाँ पर मिल रहा है r -1, 1, ठीक है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर भी मुझे मालूम है कि जब मैं सेक की बात करता हूँ तो मेरा कॉस जो है, यदि यहाँ पर मेरा कॉस π/2 होता है तो इसका मतलब आंसर मेरा इन्फाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब मेरे को आंसर इन्फाइनाइट मिलने वाला है सेक के केस में। सेक π/2 मैंने इन्फाइनाइट, तो π/2 पर इन्फाइनाइट करके कोई वैल्यू हम लोग कंसिडर नहीं करने वाले। इसका मतलब कि हमें रेस्ट्रिक्शन कंसिडर करना पड़ेगा, तभी 1 1 और 2 फंक्शन मिलेगा हमें। तो इसका मतलब तो ये फंक्शन जो है, जितने भी ऑड मल्टीपल्स है π/2 के, जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं आपके π/2 के, देखिए 0 को मैंने यहाँ पर पुट किया, मुझे कितना मिला, यहाँ पर π/2 मिला, ठीक है। मैंने यहाँ पर कितना कंसिडर किया, 1 किया, तो इसका मतलब 3 π/2 मिला। यहाँ पर 2 पुट करूँगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 5 π/2। तो मैं बोलता हूँ आपको जितने भी ऑड मल्टीपल्स है उसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो हमको 1 1 एंड 2 फंक्शन यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो हम लोग ऑड मल्टीपल्स ऑफ द π/2 में उनको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा ढंग से देखते हैं जैसे किस तरह से ऑड मल्टीपल्स पे हमको इस तरह का मिल जाना है। तो देखिए, तो हमने एक डोमेन को कंसिडर किया है यहाँ पर 0 से लेकर पाई -π/2। इफ़ यू रेस्ट्रिक्ट दिस डोमेन, अगर यहाँ पर हम लोग डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो हमारा केस सॉल्व यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा डोमेन, हमको यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। अब जब हम लोग रेंज की बात करते हैं तो वहाँ पर इन लोगों ने ऐसा बोला है हमें कि रेंज के केस में r माइनस हमारा सेम टू सेम जो हमारा साइन में था वो भी यहाँ पर केस कंसिडर होगा। तो जैसा कि आपको मालूम है sec इज इक्वल्स टू 1 कितना होता है आपका, कॉस होता है। तो 1 आपने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर आपने कॉस का वैल्यू मान लीजिए, इंटरवल जो है आपका -1 से लेकर 1 तक है, इनके बीच में कोई भी वैल्यू आएगा तो ऑब्वियसली वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए 100 भी आ सकता है, क्योंकि मान लीजिए -1 से लेकर 1 के बीच में है। तो मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया ऐसा यहाँ पर कि 1/0.01 मैंने कोई वैल्यू यहाँ पर कंसिडर किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। इसका मतलब दैट इज़ अ वेरी लार्ज वैल्यू। तो मैंने क्या कर देना, उसको रियल नंबर से माइनस कर देना है, तो वो मेरी वैल्यू जो होगी मेरी रेंज के अंदर में कंसिडर हो जाएगी। मेरा -1 से लेकर 1 तक के इंटरवल में मेरे को एग्जिस्ट करने को मिल जाएगा। इसलिए हमारे पास में जब भी हम लोग बात करेंगे तो हम लोग ये इंटरवल को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए तो आपका केस सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने ये इंटरवल को रेस्ट्रिक्ट किया है तो मैं आपको पूरा सिस्टम बता देता हूँ। यहाँ 0 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, सॉरी π/2 यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर आपका पाई है, यहाँ पर आपका कितना रह जाना है, 3 π/2 हो जाना है, यहाँ पर आपका 2 पाई हो जाना है, ये साइड में -π/2 है, ये साइड में माइनस ऑफ पाई है, यहाँ पर वापस आपका -3 π/2 है। तो मैं सबसे पहले कंसिडरेशन करता हूँ 0 से लेकर पाई, ये आपका रेस्ट्रिक्टेड है। इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू लिखेंगे आप कंसिडर कर सकते हैं इन दोनों के बीच में, ये आपका इंटरवल रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार से आप लोग -π से लेकर पाई तक के बीच में भी कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर भी आपका रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसे, -π से लेकर 0 लिखेंगे हम लोग, -π/2, ठीक है। तो एक केस हमारा कंसिडर हुआ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मैं भी जाता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 0 से लेकर पाई -π/2, सेंटर वैल्यू क्या है यहाँ पर π/2, ये मैंने लिख लिया कंसिडर केस, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे इसके साथ में। उसी तरह से जब मैं पाई से लेकर 3 π/2 तक जाऊँगा तो उसके बीच में 3 पाई से लेकर 2 पाई तक के बीच में जाने वाला हूँ मैं यहाँ पर, 2 पाई तक के बीच में जाऊँगा, यहाँ पर 2 पाई के बीच में जाऊँगा, माइनस कर दूँगा, बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है, -3 π/2, ये देखिए इससे मैंने माइनस कर दिया। इस तरीके से हम लोग कुछ रेस्ट्रिक्शन, हम लोग इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन निकाल रहे थे, इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा वो हम लोग कंसिडर करते हैं थोड़ा सा। आपने मालूम था कुछ इस प्रकार का था,
और एक पार्ट आपका कुछ इस प्रकार का था, ये 0 का था, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने ग्राफ किया, ये हमारा π/2 का बना, ये हमारे -π/2 का बना, ये +1 का बन गया और ये -1 का बन गया। तो चलिए हम लोग क्या करने वाले, अब इसका इन्वर्स निकालने वाले। तो x = sin y, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन, और y = कितना होता है, sin इनवर्स ऑफ x। ध्यान रखिएगा, जो पहले हमारा डोमेन था और रेंज, डोमेन थी हमारी -π/2 से लेकर +π/2 तक की, और रेंज थी हमारी -1 से लेकर +1 तक की। अब ये हमारी बन चुकी है रेंज, और वो हमारी बन चुकी है डोमेन। इसका मतलब ये ग्राफ भी हमको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। देखिए कैसे रोटेट करेंगे, उसको कंसेप्ट को समझिएगा ज़रा। मैंने क्या कर देना है, यहाँ पर x है, ये y है। अब मेरे को इस एक्सिस को बना देना x, और इस एक्सिस को बना देना है मुझे y। तो इसको रोटेट करेंगे, तो मैं इसको रोटेट करता हूँ। तो जैसे ही रोटेट करूँगा, ये जैसे इस तरह से रोटेट होगा, तो क्या होगा, x वहाँ पर चला जाएगा। इसका मतलब ये कैसे बनेगा ग्राफ हमारा, देखिएगा कुछ इस प्रकार से आएगा। इज इट क्लियर? ये हमारा रोटेट हुआ। अब हम इसका क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे इसको। सिंपली वे में क्या करने वाले, रिफ्लेक्ट करने वाले। जैसे ही मैं इसको रिफ्लेक्ट करूँगा तो मेरा ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का। ये मेरा होता है इन्वर्स। अब यहाँ पर फ़र्क समझिएगा, ये मेरा x है, ये मेरा y है। इस बार मैं यहाँ की बात करूँगा तो मेरा यहाँ पर रेंज क्या है, ये मेरा x और ये मेरा y है। तो यहाँ पर मेरे को कितना मिल जाना है, π/2, और इस साइड में कितना मिल जाना है, -π/2। ये मेरा हो जाएगा +1 और ये मेरा हो जाएगा -1। देखिए कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा ग्राफ हमारा। ये प्रकार से हमको इसको कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है। उसी तरह से मैं आपको कॉस का ग्राफ भी बना के दिखाता हूँ, ठीक है। कॉस का ग्राफ कैसे बनेगा वो भी दिखाता हूँ मैं आपको एकदम क्लियरली करके, थोड़ा और मैग्नीफाई करके ढंग से बताते हैं इसको। ये हमारा कॉस का ग्राफ है, ये x है, ये हमारा y है। यहाँ पर हमारा 0 है, यहाँ पर π/2 है। यहाँ पर हमारा कितना बन जाना है, यहाँ पर हमारा 3π/2 है। यहाँ पर हमने मिल जाना है पाई, ठीक है। यहाँ पर हमने मिल जाना है, यहाँ पर कितना हो जाना है, यहाँ पर -π/2 हो जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा कितना -π, ठीक है। मैं इसको रोटेट करता हूँ, इस ग्राफ को हमने रोटेट कर देना, ये यहाँ टर्न कर दिया। इसको x एक्सिस बना देना अभी हमको, एंड देन आफ्टर इसको हम लोग y एक्सिस बना देना, इसको y बना देना, इसको x। इसमें भी यही होगा, यहाँ पर भी हम लोगों का जो पहले डोमेन था वो हमने लिखा था यहाँ पर कि 0 से लेकर पाई तक रहेगा, और उसका जो हमारा रेंज मिलेगा वो हमको मिलेगा -1 से लेकर 1। लेकिन इन्वर्स फंक्शन के केस में हमने क्या कर देना है, उल्टा हो जाना है। -1,1 हमारा बन जाएगा डोमेन, और 0, बन जाएगा हमारा रेंज। ये R हो जाएगा, ये हमारा D हो जाएगा। इज़ इट फाइन? ठीक है, चलिए इसको रोटेट करते हैं थोड़ा सा। जैसे ही मैं इसको रोटेट करूँगा तो मेरे को एक चीज़ समझ में आएगी, ये एक्सिस इधर आ जाएगी। देखिए कैसे रोटेट होगा, मतलब कुछ इस प्रकार का आएगा ये। इस प्रकार का आएगा कुछ, और सिमिलरली ये पॉइंट जाएगा इस प्रकार से। अब मेरे को इसको रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट करने पर ये चीज़ एकदम से यूँ चली जाएगी, तो इसका मतलब वो कर्व ऐसे हो जाएगा, और ये कर्व इसका मतलब ये होगा कि ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। और वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। इज इट क्लियर? और बाकी का ग्राफ इसको जिस प्रकार का हो जाएगा।
समझ में आया आपने क्या कर देना, इसको ऐसे रोटेट कर देना, तो आपको बड़ा सिंपल सा नज़र आ जाएगा। जैसे ही रोटेट करेंगे तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, एकदम सिंपल सा फंडा है, ये इस तरीके का हो जाएगा। तो मैंने क्या कर देना, मेरे को इसको बाद में रिफ्लेक्ट करना है, जस्ट मिरर इमेज कंसिडर करके। तो मिरर इमेज जैसे ही कंसिडर करूँगा तो ये ग्राफ कुछ, ये पोर्शन इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से वो पोर्शन जो होगा मेरा एकदम से ये यहाँ आएगा, तो वो पोर्शन मेरा उस साइड चला जाएगा। तो मैंने ग्राफ जो बनाया वो कुछ इस प्रकार का बनाया। अब यहाँ पर मैं कंसीडर करूँ तो ये मेरा 0 है, इज इट फाइन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो कंसीडर करने वाला हूँ वो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा पाई कंसीडर होगा, तो यहाँ +1 कंसीडर होगा, ये हमारा -1 होगा, यहाँ पर माइनस पाई, और जो भी हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। दैट इज़ -पाई, ठीक है। जब हम लोग ने इसका ग्राफ बनाया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब हम लोगों ने रेंज इसका जो बनाया था, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था 1 1 2 हमको सर्व हो रहा था, ये हमारा π/2 था, ये हमारा पाई था, और ये हमारा 0 था, ठीक है। तो हमने क्या कर देना था, +1 और यहाँ पर -1। तो हमको कब मिल रहा था, 0 से लेकर पाई के इंटरवल में हमको मिल रहा था +1 से लेकर -1। सिमिलरली मैं आपको एक ग्राफ और समझाता हूँ, एक ग्राफ में आपको tan का भी समझा देता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि y = हमारा tan x होता है, इन्वर्स फंक्शन देखना है tan x का भी हमने, और हमने फाइनली क्या कर देना है, y = tan 1 n x बना देना है। यहाँ पर ग्राफ कैसा बनता है हमारा tan का, कुछ इस प्रकार का। देखिए ये हमारा एसिम्प्टोटिक हो जाता है, जो कि π/2 पे लाई करता है। यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा पाई पे लाई करेगा, 0 पे लाई करेगा, हर एक मल्टीपल पे लाई कर देगा। ये हमारा 3π/2 बन जाएगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 2π बन जाएगा वापस से। सिमिलरली अब मैंने क्या करना है, इसको भी इन्वर्स बनाना है इसका। तो ये मेरा नॉर्मल है, अब मेरे को इन्वर्स करना है, ठीक है। इन्वर्स के केस में क्या होगा, जो डोमेन था वो रेंज बन जाएगा, और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। ये मेरा x है और ये मेरा y है। रोटेट कर देता हूँ मैं इसे। इसमें बहुत सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। इसको घुमा के, इसको आपको जस्ट इस प्रकार से ऐसे घुमा के यहाँ लेकर आना है। तो यहाँ जब आप लेकर आओगे तो क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ ग्राफ ऐसा नज़र आएगा आपको, ठीक है। ग्राफ कुछ इस प्रकार का नज़र आएगा। इसको आपने अगर रोटेट कर दिया इस प्रकार से रोटेट किया तो कुछ ये तरीके का नज़र आएगा आपको। अब आपको उसको मिरर इमेज लेना है, तो जैसे आप मिरर इमेज लोगे इसकी, मिरर को ये ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा, ये प्रकार से। ये हमारा हो जाएगा मिरर इमेज इसका। फिर से समझिएगा, एक कंसिडर करते हैं इतने से पार्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसको हमने रोटेट कर दिया अभी। जैसे इसको रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा, ठीक है। इसका मिरर कर देंगे, नो मिरर कर दो इसका, कैसा नज़र आएगा, दैट इज़ फाइनली इनवर्स ऑफ tan। इज इट क्लियर आपको? इस प्रकार से कुछ इनवर्स ऑफ tan हमारा बनेगा। तो फाइनली आपको एक समरी में दे देता हूँ यहाँ पर रेंजेस इन डोमेन की, कि कहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हमको कंसिडर करनी रहेगी और कहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं कंसिडर करनी रहेगी। सो नाउ हियर इट इज़ द साइन इनवर्स ऑफ x हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा डोमेन उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर -1,1 रहेगा, उस पर हमको रेंज मिलेगी -π/2 से लेकर +π/2 तक की। सिमिलरली कॉज इनवर्स ऑफ x की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा डोमेन कितना -1 से 1 ही रहने वाला, लेकिन यहाँ पर रेंज हमको मिलेगी 0 से लेकर π तक की। कॉसेक की बात करेंगे, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का हमारा उल्टा होता है। तो बड़ा सीधा सा फंडा है साइन के उल्टे के अंदर में। हम लोग यहाँ पर r लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, -1,1 ले लेंगे, ठीक है। इसका कंसेप्ट आपको मैंने पूरा समझा देगा। ये हमारा ओपन इंटरवल के अंदर में कंसिडर किया जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा -π/2 से लेकर +π/2 तक का, दैट इज़ -0। उसी प्रकार से हम लोग सेक इन्वर्स की बात करेंगे, r लिखते हैं -1,1, यहाँ पर बनेगा 0,π -π/2। सिमिलरली tan इन्वर्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर,
यहाँ पर आर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 और कॉट इन्वर्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो आर लिखेंगे यहाँ पर 0,5. सो माई लेक्चर इज़ ओवर फाइनली. If you like the video, kindly like it and subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.